everyone, this is your host anchor Riya Saxena and welcome to my show जिसका नाम है Talk It Out at नुक्कड़ with anchor Riya। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही कमाल के कवि, सिंगर और साथ ही साथ राइटर पारस बिरला। तो पारस, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं हमारे शो में जिसका नाम है टॉक इट आउट एट नुक्कड़। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है मेरे शो में आकर? देखो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो ये नई पहल शुरू की है तो उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और ये बहुत ही अच्छी पहल है एक नए आर्टिस्ट के लिए, एक जरिया है कि अपने स्ट्रगल के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी जीवनी के बारे में लोगों के समक्ष रख सके। तो जैसे कि पारस, मैंने अभी आपका इंट्रोडक्शन दे दिया बिल्कुल ब्रीफ में कि आप एक पोएट हैं, उसके बाद आप एक सिंगर भी हैं, आप राइटर भी हैं। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने बारे में मेरी ऑडियंस को बताएं कि एक्चुअली में पारस बिरला है क्या। देखो, ये तो तकरीबन 4-5 साल पुरानी जर्नी है जी। मैं जब एक वो बोलते हैं ना कि अगर मोहब्बत में कोई टूटा हो तो फिर वो कुछ निकलता है, तो कुछ अच्छा ही बन के निकलता अच्छा ही होता है। तो ऐसा हुआ है। फिर पहले मैं क्या करता था कि 2020 के लॉकडाउन के पहले की बात है, तब मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था। दिल्ली भी गया था क्रिकेट सीखने के लिए, पर वो सपना तो ठीक है रह गया। फिर मैंने सोचा कि यार कुछ अच्छा होना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा जो भी। फिर धीरे से किताबें पढ़ने शुरू की तो लगने लगा कि नहीं यार कुछ कर रहे हैं। तो वहीं से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है लिखने की। पहले हिंदी में लिखना स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे अपनी मातृभाषा की ओर गया मैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दोनों तरफ से कनेक्टिविटी मिली कि आप अगर एज अ कवि कुछ लिख रहे हैं तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप जिस जगह पर हैं, आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले उसी जगह को आप प्रेजेंट करें अपनी ओर से। तो मैंने निमाड़ी से स्टार्ट किया, जो कि आप यू नो वेरी वेल। सो निमाड़ी से स्टार्ट किया, फिर हिंदी और निमाड़ी को दोनों को मिला के एक नया नाम उभरा, जो कि आपने भी बताया। तो बस माँ भगवती की कृपा है, माँ नर्मदा मैया की कृपा है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने निमाड़ी ही लैंग्वेज को आगे बढ़ाया, तो मैं इससे ही आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि निमाड़ी लैंग्वेज आपने क्यों चूज किया? क्योंकि मैं निमाड़ से हूँ ना जी जी। मेरा मातृभाषा निमाड़ी है। तो निमाड़ी में पहले मैं हिंदी में लिखता था, कुछ टूटा फूटा कुछ भी लिख देता था, कोई ग्रामेटिकल नहीं था उसमें। फिर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि क्योंकि पहले मुझे पब्लिक नहीं मिल रही थी। अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ऐसा ये नहीं है कि हिंदी अच्छा नहीं है, पर अगर मैंने चाहा कि अगर मैं निमाड़ी में जो अपनी लोकल लैंग्वेज है अगर उससे शुरू करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, निमाड़ी में लिखना शुरू किया, गीत लिखना शुरू किया। कविताएं तो नहीं लिखता था, गीत लिखना शुरू किया था। फिर अब तो कविताएं भी लिखता हूँ निमाड़ी में। तो लोगों का बहुत ही प्यार मिला वहाँ से। तो वो फिर मुझे हिंदी के कवि सम्मेलनों में भी ले गया, निमाड़ी के कवि सम्मेलनों में भी ले गया। तो निमाड़ी ने वही दिया है। ओके। तो जैसे आपने बताया आप निमाड़ से हैं, तो आपकी लैंग्वेज, आपकी मदर टंग निमाड़ी है। पर आप जैसे जब इंदौर में शिफ्ट हुए तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी एक अलग ही भाषा चलती है, इंदौरी भाषा। तो निमाड़ी जब आप शायरी बोलते थे तो हो सकता है काफी लोगों को शायद पसंद नहीं आती थी, समझ नहीं आती थी। तो उस टाइम पे आप कैसे डील करते थे उनके साथ? देखो, अभी इंदौर में रहता हूँ तो इंदौर में भी तकरीबन 25 से 30% तो मैं मानता हूँ निमाड़ी लोग रहते हैं। तो ऐसा मेरा कोई ये नहीं है कि निमाड़ी में ही, मतलब अधिकतर शायरी मैं तो हिंदी में ही करता हूँ। पर मुझे इतना प्यार मिला है निमाड़ के लोगों का कि निमाड़ में भी, मतलब इंदौर में भी अगर मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद लोगों का यही रहता है, डिमांड रहती है कि भैया आप निमाड़ी में गीत सुनाइए। तो इंदौर में भी ये चीजें होती रहती है और फिर वो तो चलता रहता है सब। अब अगर आप जिस जगह पर रह रहे हो तो वो भाषा आपको आ ही जाती है। बिल्कुल, मतलब अकॉर्डिंग टू पारस कि अगर आप जिस भी जगह से आप स्टैंड करते हैं, जिस भी जगह से आप हैं, तो वहाँ की मदर टंग मत छोड़िए। मैं सभी से कहना चाहता हूँ आपके इस पॉडकास्ट के जरिए कि अगर आपको इस कविता की लाइन में या फिर सिंगिंग के लाइन में आना हो तो आप जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह की भाषा को बिल्कुल भी मत छोड़िए। वही आपको पहचान दिलाएगी, वही आपके व्यूज गेन करेगी। YouTube के माध्यम से, Instagram के माध्यम से लोग आपसे जुड़ेंगे क्योंकि आपकी भाषा इतनी मीठी है। ताकि क्योंकि देखो, अगर आप हिंदी में पता है मेरा जो गीत लाने वाला था, मैं वो हिंदी रोमांटिक गीत लाने वाला था। अच्छा।
फिर मैंने एक अंदर से एक विचार आया कि नहीं यार, यहाँ के लोगों को ये नहीं कनेक्ट करेगा। अगर मुझे करना हो तो मैं शुरुआत एक निमाड़ी गीत से ही करूँगा, एक लोकगीत से ही करूँगा, ताकि लोगों तक वो कनेक्ट होगा। उससे तो हर कोई पसंद करेगा ना, क्योंकि वो अपनी माँ है। हाँ हाँ, अपनी माँ से कौन नहीं प्यार करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सच कही। अब जैसे आपने जब इस कवि लाइन में जब आपने कदम रखा, क्योंकि हर एक पेरेंट्स ये चाहते कि उनका बच्चा एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे और कुछ अच्छे ही जॉब करे, अच्छे पैकेज के साथ। हाँ। और आपने बिल्कुल एक अलग ही फील्ड चूज करी जो थी आर्टिस्ट से रिलेटेड, जो थी कवि से रिलेटेड, जिसमें बहुत मुश्किल होती है कि आपको अर्निंग आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं होती, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? पेरेंट्स को देखो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे घर मुझे बहुत सपोर्ट मिला। आपको पता है मेरे घर 40 जन रहते हैं, 40 मेंबर, जॉइंट फैमिली है मेरे घर। हाँ हाँ। तो मतलब वो कहते हैं ना, एक ही चूल्हे पर खाना बनता है, तो वही मेरे घर है। 40 जन का परिवार है। मेरे घर 7 भाई हैं, मतलब अंकल बड़े पापा के। तो मैं 7 में से सबसे छोटा मैं हूँ अभी। तो इसलिए भी इतना प्यार रहा है घर में लोगों का, पेरेंट्स का, सभी भाइयों का, मतलब किसी में कोई भेदभाव नहीं। मुझे तो यही कहा गया था कि तुझे जो करना वो कर, पर वो हमको वो चाहिए जो तू दे सकता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें मैंने मेहनत करी और वो चीज़ें मैंने उनको प्रदान भी करी। तो घर में तो बहुत सपोर्ट है। आज फिलहाल तो मेरे पापा, पता है, अधिकतर निमाड़ में बहुत सारे कार्यक्रम तो पापा के जरिए मिलते हैं मुझे। हाँ। वो मतलब इतना प्यार कि भैया का भी, भाई लोगों का भी, लोगों को बताते हैं ऐसे जा जाके कि ये देखो, प्राउड फील होता है कि कवि है हमारा बेटा। वही तो लोगों को बताते हैं ऐसे फोन पे जाके कि देखो ये इसका चैनल है, ये देखो, मतलब सभी जगह पर जाकर। तो कैसा लगता होगा, मुझे भी बहुत प्राउड होता है। तो जैसे आप जब निमाड़ में रहते थे, तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है, आपने बताया जॉइंट फैमिली के साथ रहते थे, तो वहाँ पे ऐसा होता है जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आपको हर चीज हाथ में मिलती, खाना भी हाथ में मिलता है, पूरी जी हजूरी होती है। फिर वहाँ से आपको छोड़ के इंदौर आए, इंदौर में भी आप अकेले रहते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा? क्योंकि अकेले रहते थे और उस टाइम पे शायद आपका स्ट्रगल फेस ही चल रहा था, जब आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या क्या उस टाइम पे आपने फेस किया, हम सब जानना चाहेंगे, ताकि जो आर्टिस्ट अपने घर को, होम टाउन को छोड़ के यहाँ इंदौर में रह रहे हैं, तो उन्हें एक मोटिवेशन मिल सके। हाँ हाँ, देखो मैं जब स्टार्टिंग में आया था गाँव छोड़ के इंदौर, तो कॉलेज करना था पहले, तो कॉलेज के हिसाब। फिर मैं मतलब मेरे यहाँ तो रिलेटिव्स भी रहते हैं। अगर 40 जन मेरे घर में रहते हैं तो फिर आप सोच लीजिए कि कितने नेफ्यूज होंगे और कितने। बिल्कुल, तो वो भी यहाँ पर रहते हैं। तो स्टार्टिंग में तो उनके साथ ही रहा हूँ मैं। तो अब पारस, जैसे कि मैंने सुना है ऐसा कि जो कवि होते हैं, जो शायर होते हैं, जो कवि होते हैं, वो थोड़े से फ्लर्टी टाइप भी होते हैं। वो अपने शब्दों में ही, अपनी शायरी के साथ, अपनी कविता के साथ ही सामने वाले के साथ फ्लर्ट कर लेते हैं, दिल जीत लेते हैं। तो ये कितना सच है और कितना झूठ है, ये मैं जानना चाहूँगी। और ये ज़्यादातर हम लड़कियों के साथ होता है कि हमारे सामने ही हमारे कोई फ्रेंड है, अगर वो बहुत अच्छे शायर या कवि है, तो वो इतनी अच्छी कविता सुना देते हैं हमारी सुंदरता पे, हमारे अदाओं पे, तो हम खुश हो जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना सच है ये और कितना झूठ है? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मैं इंदौर में भी बहुत सारी कॉलेजेस में भी मैं गया हूँ पोएट्री करने के लिए। अभी कुछ 2-3 महीने पहले भी एक जगह गया था। तो वहाँ पर जो मैंने कविताएं पढ़ी, मैं कुछ लेके कुछ और गया था कि यार देखना पड़ेगा, पर माहौल कुछ और था। हाँ। मतलब मैं एक शुद्ध हिंदी टाइप की कविताएं पढ़ने गया था, पर मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पर लोग कुछ अलग ही सुनने वाले हैं, वहाँ की कुछ लड़कियाँ, लड़के। तो फिर वही मोहब्बत शुरू कर दी, लोगों के बीच में पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद जब मैंने लड़कियों के लिए भी सुनाया तो मतलब तकरीबन 5 से 6 लड़कियां मेरे पास आई। अच्छा। सर आपकी आईडी चाहिए, सर आपके नंबर चाहिए। तो दिल बाग हो गया फिर तो पारस का कि अरे मेरा आज का इवेंट तो सक्सेसफुल हो गया। बस मैं यही कहता हूँ, जैसे आप भी बैठे हैं साथ में, सुंदरता की बात करते हैं आप, कि तुम्हारी आंखें हैं कुछ कुछ नम सुंदरी, क्या बात तुमको किस बात का है गम सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य से चमकता है चांद,
थोड़ा मुस्कुराओ हमारी परम सुंदरी। आए हाय क्या बात है, मतलब इस शायरी पे तो कोई भी लड़की दिल हार जाएगी, कोई भी लड़की। और अगर आपको ये शायरी अच्छी लगी है ऑल द गर्ल्स, तो आप पारस को फॉलो कर सकते हैं। इसमें नीचे पारस की आईडी मेंशन करी जाएगी, आप बिल्कुल पारस को फॉलो कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस पारस, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई बहुत अच्छी आपकी फैन बन गई आपकी शायरी सुन के, और वो बिल्कुल आपके पीछे ही पड़ गई कि नहीं अब आप बस मेरे हमसफर बन जाओ, मेरे जीवन साथी बन जाओ? कभी ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसे किसी क्रिंज लड़कियों से पाला पड़ा और आपको पीछा छुड़ाना पड़ा हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखो झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, ये हुआ है। अच्छा, होता भी है, बहुत जगह पर होता है। So we are too desperate, हमको जानना है कि क्या हुआ था, हमको पूरा सिनेरियो जानना है। देखो एक तो शायरी के जरिए भी कि और एक तो ऐसा कि लोग मिल रहे हैं, थोड़ा सा नाम मान लो हो गया हो तो मैं एक जगह शायरी कर रहा था, पोएट्री कर रहा था, ऐसी कविताएं जैसे आपको अभी सुनाई मुक्तक वगैरह। तो बस सर मेरे को आपके बस आईडी चाहिए, सर आपके नंबर चाहिए, सर ऐसा करना है वैसा। तो पता फोन भी कर दिया शाम में, सर मुझे तो बस आपकी वॉइस सुननी है, मेरे को अब बस आप मेरे से कॉल पे बात करिए, बस आपको मुझे वॉइस ही सुननी है, ऐसा ऐसा। मतलब आप सिंगिंग भी करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा। सर एक बार अपन कहीं चलते हैं कैफे पे, साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, ऐसी ऐसी बातें भी हुई है पता। पर मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं गया इन चीज़ों। क्या बात है, क्या बात है। मतलब हमारे पारस एक अलग ही लड़की की तलाश में है, बिल्कुल एकदम सती सावित्री जैसी। जो बस पारस की कविताओं पे नहीं, बस पारस को पसंद करे, ऐसी लड़की की तलाश है। हाँ मतलब सही बात है आपकी ये तो। मैं ये चाहता हूँ कि वो एक आम आदमी की तरह देखें, ऐसा नहीं कि एक नाम हो गया होगा या फिर यार ये इसको इतने लोग जानते होंगे या फिर नहीं, मैं वो नहीं चाहता। तो मतलब ऐसा हमने सुना भी है कि जो कवि होते हैं उनका रहन सहन बहुत सादा होता है, बहुत सिंपल होता है। तो इस बात में कितना सच है, कितनी सच्चाई है? रहन सहन सादा मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सिंपल सोवर लोग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड वाली चीजें चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधे सच्चे लोग। हाँ सच्ची, ये तो सही बात है आपकी कि रहते हैं सीधे, मगर अभी फिलहाल में तो ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा। क्योंकि आप देख रहे होंगे अब तो कवियों की लाइफ बहुत ऊपर हो गई है। मतलब मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कवियों की जो लाइन है, कैरियर है, वो बहुत ऊंचा कर दिया है। आज जो हमारे साथ में इंदौर के भी बहुत कवि हैं, हमारे भैया लोग हैं, वो भी अगर कहीं जा रहे हैं ना तो बिल्कुल प्राइवेट जेट रहता है उनके पास, उनके साथ में जाते हैं, कुमार विश्वास जी के साथ फ्लाइट से जाते हैं। एक बहुत ही एक कवि का मतलब आज अगर मैं बताऊं तो एक कवि का जीवन बहुत अच्छा है। अगर आप कविता की लाइन में आना चाहते हो, एक अच्छा एज ए करियर भी इसे आप चूज करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी फील्ड है, इसे कोई नकारा नहीं जा सकता। क्या बात है, मतलब ये बिल्कुल सच है कि कवि में कभी भी घमंड नहीं दिखेगा, ये है, झलकेगा ही नहीं घमंड। देखो वो क्योंकि साहित्यिक बात करता है। हाँ। अगर मैं भी आपसे बात करूंगा तो मैं आपसे साहित्यिक बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बात होती है अपनी तो ठीक है कैसे, पर कवि लोगों का देखना आप आर्टिस्ट को कि साहित्यिक बात ही करेंगे वो, ताकि उसमें कुछ जैसे कुछ कल्पनाएं आ जाएं या फिर किसी कुछ थोड़ा सा बात को घुमा फिरा के तो क्या है कि सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है यार ये हमारे से बहुत अच्छी बात कर रहा है, सच्चे आदमी से बात कर रहा है, सच्चे आदमी से बात। मैं भी जब भी किसी से बात करता हूँ तो बस लोगों को बोलता है कि अरे यार आप कितनी अच्छी बातें करते हैं। क्योंकि वो अपन बातें भी इनडायरेक्टली नहीं करते ना। हाँ। बात बहुत अच्छी होनी चाहिए, साहित्यिक। अगर आप आर्टिस्ट है कभी है तो साहित्यिक बात ही करेगा, जाहिर सी बात, घुमा फिरा के बात करेगा। हाँ। वो होता है। सही बात है। तो एक अगर आप एक कविता लिख रहे हैं बैठ के, जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट इस वीडियो को देखेंगे, इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो अगर वो भी कभी कविता लिखना चाह रहे हैं, कवि बनना चाह रहे हैं, तो क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए अगर आप कोई भी कविता लिख रहे हैं बैठकर? तो देखो अगर शुरुआती दौर में आप हो, आप कविताएं लिखना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ज़्यादा पढ़ो। किताबें जितनी होगी उतना आपका लेखन भी होगा, जितना अध्ययन करेंगे उतना लेखन छलकेगा। जैसे हम देखते हैं ना कि हम जितना अपने अंदर अगर लेंगे तो ही वो उतना बाहर एनर्जी आएगी अपने अंदर। हाँ। तो जितनी किताबें पढ़ोगे उतना ही मेरे हिसाब से आप लिख पाओगे। पर एक तो जीना भी पड़ता है कवि को, एकांत में रहकर और भी अच्छी चीजें आती है कि अगर आप कविताएं लिखना चाहते हो तो आप बस पढ़ो, अधिकतर पढ़ो। मतलब अभी मेरा भी थोड़ा बहुत कम हो गया है पढ़ना, अभी कुछ तबीयत के कारण। बाकी
मतलब कि अगर आप नाइट में 10 बजे 11 बजे जो भी आपका शेड्यूल है आप सो रहे हो तो आधा घंटा कम से कम आप किताबें पढ़ के ही सो। आपके सिरहाने रहनी चाहिए किताबें। जैसे अगर हम कैसे तकिए को हमारे साइड में रखते हैं तो बस वही किताब आपके सिरहाने रहनी चाहिए, दिमाग में वही चीजें चलती बस वही दिमाग। तो किताबें पढ़ के ही आप अच्छा लेखन लिख सकते हो। जितना किताबें पढ़ोगे उतना अच्छा आपका लेखन रहेगा। कि फेवरेट किताब कौन सी है? अगर आप सजेशन देना चाहे, मुझे सजेशन देना चाहे और भी लोगों को कि ये किताब पढ़नी चाहिए, तो आपकी कौन सी फेवरेट किताब है? ऐसी तो मेरी है बहुत सारी, पर मैं प्रेमचंद जी को भी पढ़ता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी को, उनकी एक किताब है गबन गोदान, बहुत। अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो तो आप मुंशी प्रेमचंद जी से कर सकते हो। और आप अगर जैसे आपका तो कुछ अलग ही है, नए दौर के आप हो, तो मेरे हिसाब से आप नीलेश मिश्रा जी जो कि अभी बॉलीवुड के हैं, उनकी भी एक याद शहर है, कहानियां हैं, बहुत अच्छी है, आप मेरे से ले सकते हैं। डन डन, और वापस करना है। अरे बिल्कुल, मैं कर दूंगी उसको पढ़ के, और मैं लोगों को रेफरेंस भी दूंगी। हाँ नहीं मेरे पास है किताबें, मतलब मेरे पास कभी ऐसा हुआ है कि किताबें दी और वापस ही नहीं आई है? बहुत बार अभी कॉलेजेस में ये सच में ही बहुत सारे लोगों को, मैंने कितने लोगों को दी हैं किताबें, पर वापस नहीं आई वो किताब। अभी तक वापस नहीं, रख ली गई है बस, कि वापस नहीं आई है। मेरी एक पंक्ति भी इसमें कि किताबों से भरी हुई अलमारी रखता हूँ, थोड़ा बहुत लिखने की अदाकारी रखता हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है। और मतलब, इसी चीज को लेकर आपने जिन जिनको किताबें दी थी उन्होंने आपको वापस ही नहीं करी। हाँ, कुछ तो आई है वापस, पर कुछ तो ठीक है, मतलब अब चलो हो गया, गिफ्ट के तौर पे रख लो आप। पर सही बात है। मतलब मेरे पास अभी भी तकरीबन 200-250 किताबों का तो वो कलेक्शन है, भंडार है। किताबों में लड़के भी है। हाँ, तो अगर लड़कों को भी पढ़नी है तो आप लोग किताबें ही पढ़ें, और कौन सी पढ़नी है उसके लिए आप पारस से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, आप मुझे बता सकते हैं। और अगर रिलेशनशिप में अगर मोहब्बत में हो तो भी आप किताबें पढ़ो, ताकि आपका प्यार और बढ़ेगा। क्या बात है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस पारस, आपने बहुत सारे शोज में एज अ पार्टिसिपेंट आपने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, पर हमें पता चला है कि एक बहुत ही कमाल के शो में एज अ जज आप बन के गए थे। तो उस शो के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बताइए। देखो, इसकी तो बहुत प्यारी कहानी है और प्राउड फील कराने वाली कहानी भी है। मेरे पास फोन आया था कि आपको जज करना है, इंदौर गॉट टैलेंट हो रहा था विजिविंग्स के बैनर तले टीआई मॉल में। तो बस मुझे बोला गया था कि आपको एज ए जज के तौर पे आना है, इतने 200-300 पार्टिसिपेट कोई थे, तो आपको जज करना है। 3 दिन का काम था, ऑडिशन भी था, पर मैं ऑडिशन में नहीं जा पाया सिलेक्ट करने के लिए। तो 2 दिन, लास्ट के 2 दिन में गया था। मुझे एज ए पोएट्री के तौर पे और कुछ आर्टिस्ट को भी जज करना था, उसके तौर पे बुलाया गया था। मेरे लिए इतना वो एक अलग अनुभव था कि यार मतलब कुछ तो किया है। जब मुझे फोन आया, जब मैंने वो उनको वीडियो बना के दिया, फिर जब मैं वहां पर गया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो किया है। आज के अगर मैं 5 साल पहले जा रहा हूँ, उस चीज को देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे वो फील होता है कि उस समय में क्या ही था। हाँ। मैं उस समय ऐसा सोच रहा था कि नहीं, मैं तो गांव में ही रह जाऊंगा, मैं ये चीजें करूंगा। पर जब जज की उस पे गया तो मैंने बोला कि मतलब एक गांव का लड़का, एक छोटे से गांव का लड़का भी शहर में धूम मचा सकता है और ऐसा जज की कुर्सी पे बैठ सकता है। वही मैं जब जज की कुर्सी पे बैठा तो मेरे ही गांव के सनावत के आसपास के कुछ लोग आए थे वहां पर टीआई मॉल में। कुछ एक थे पूर्व सांसद के लड़के ही थे, वो भी आए थे। जब उन्होंने मुझे वहां से देखा कि पारस जज के चेयर्स पे बैठा है, उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर मुझे बुलाया मिलने के लिए। थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक किया था मैंने स्पेशल। तो बोले कि यार मुझे इतना प्राउड हो रहा है कि आप, मतलब मैं देख रहा हूँ, और ऐसा मौका किसको मिलता है कि गांव से लोग आए और उसी दिन आप वहीं पे बैठे हो और हम देख रहे हैं, तो कितना प्राउड फील हो रहा है। वो आज मेरे साथ एक कंधे से कंधे मिला के जज के कुर्सी पे बैठा है, तो मतलब मैं इमोशनल हो गया था, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उस समय। बिल्कुल। तो ये वो आपके लिए वो है वाली अपॉर्चुनिटी थी कि अरे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। अब तो बस ये है कि जितना भी स्ट्रगल आपने किया था वो सब उस टाइम आज उस चेयर पे बैठ के उनके साथ बैठ के सब आप भूल गए होंगे, आपको याद भी आ गया होगा। और मैं बस वही सोच रहा था कि मैं मतलब फील हो रहा था कि नहीं यार, मतलब क्या ही हो गया, ये तो बहुत अच्छा मेरे लिए एक प्राउड फील मोमेंट है। क्योंकि अगर जिन्होंने मुझे अगर इतना सा था, जब मैं नीचे बैठ के उन्होंने मुझे जब सिंगिंग सिखाई, आज उनके साथ अगर बैठ रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं मां नर्मदा की कृपा है जो कि हमारे क्षेत्र में है। तो बस उन्होंने फिर मंच से जाके भी बोला, यही चीज बोली कि मुझे इतना प्राउड हो रहा है आज, अगर मैं एज ए जज के तौर पे आई हूँ, आज सामने मेरे पारस बैठे हैं, मुझे इतना प्राउड हो रहा है कि जिस बच्चे को मैंने
सिंगिंग सिखाई थी, आज वो मेरे साथ है। तो बिल्कुल बिल्कुल, बस तो वही क्या हो गया था। वो तो आपके चेहरे से बिल्कुल मुस्कुराहट से समझ में आ रहा है कि पारस कैसा फील कर रहे होंगे उस टाइम। हम खुद फील कर पा रहे हैं कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और उस टाइम की खुशी आपकी कैसी होगी, वो आज आपके चेहरे पे साफ नजर आ रही है। तो पारस, जैसे थोड़े टाइम पहले अभी आपने बताया आपके फर्स्ट सॉन्ग के बारे में जो निमाड़ी लैंग्वेज में ही था, तो अब जरा उस सॉन्ग के बारे में कुछ बता दीजिए कि कहाँ से आपने ढूंढा रास्ता कि अब मुझे एक सॉन्ग भी बनाना चाहिए, एज अ सिंगर मुझे उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। तो कहाँ से क्या थॉट आया, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, पहले ऐसा कुछ तय नहीं था कि मैं मतलब सॉन्ग भी लिखूंगा या फिर इसको प्रेजेंट भी करूंगा। पहले तो मैंने यही तय किया था कि मुझे बस पोएट्री ही करनी है, पोएट्री ही करनी है, पोएट्री की फील्ड में ही जानी है। फिर मुझे मेरे दोस्त हैं साथ में जो मेरे साथ बचपन में भी सिंगिंग करते आए हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाते आए हैं, अनीश और ये सब। तो उस तौर पे उन्होंने बोला कि यार एक चीज कर निमाड़ी में, अगर तू लिख तो लेता ही है तो यार ऐसा भी कर सकते हैं आप कि अपन एक नया सॉन्ग लाए। तो मेरा पता है मेरा तय था कि मेरे को कोई ना कोई अच्छा सा गीत लाना है। तो मैंने आपको जो बताया था कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा सोच रहा था कि हिंदी रोमांटिक सॉन्ग लाऊंगा। हाँ। फिर नहीं, मुझे कुछ लोगों ने बिल्कुल भी इसका सजेस्ट नहीं किया कि नहीं ये तो नहीं अच्छा रहेगा। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो, फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आ रहे हो, तो ज़रूरी है कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ उस चीज़ को प्रेजेंट करें, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो मैंने तो बस ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये सॉन्ग इतना ऊंचा जाएगा, इतना अच्छा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बस बनाया और इनफॉर्मल तरीके से, सब कुछ इनफॉर्मल तरीके से हुआ। कहीं एक जगह पर बैठ के हमने अच्छा रिकॉर्ड कर लिया और 1-2 दिन में उसको शूट भी कर लिया और जल्दी से उसको एडिट वगैरह भी कर दिया, रातों रात एडिट भी कर दिया, अगले दिन डाल भी दिया। बस ऐसा कोई ये नहीं तय था कि इस सॉन्ग को ऐसा करना है या फिर पूरा मतलब पूरी प्लानिंग के साथ होता है ना काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस उसको बनाया। वो हमारे सनावद में एक मेला है, पिरानपुर मेला, शीतला माता पिरानपुर मेला लगता है, जो 100-150 साल से होता जा रहा है, पूरे भारत में फेमस है वो। तो बस मैंने ये सोचा कि अगर मैं गीत बना भी रहा हूँ तो अपने पास जो अगर चीज़ फेमस है क्यों ना उसको लिया जाए। तो बस मैंने वही उस गीत में, पता है मैंने एक मेले में 2 प्रेमी घूम रहे हैं। अच्छा। 2 प्रेमी घूम रहे हैं, मैंने वहीं से सिर्फ सोचा कि 2 प्रेमी एक मेले में घूम रहे हैं, हाथ पकड़े हुए साथ में। वो एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बोलती है कि यार चलो ये डाली झूला झूलते हैं, या फिर मुझे कोई पकवान खिलाओ, या फिर पायल ला के दे दो, ये सब चीज़ें बोल रही है वो। मैंने वही सोचा कि ये सब चीज़ें बोल रही है वो कि, और फिर मैंने उन 2 प्रेमियों को, हमारे इधर अब यू नो वेरी वेल गणगौर माता तो मैंने उस चीज़ को उसको कनेक्ट कर दिया हाँ। कि 2 प्रेमी तो नहीं ला सकते, तो क्यों ना इसको हम एक जगह गणगौर, धनियर राजा और रनुबाई रख देते हैं जो हमारे उधर होती है। तो मैंने उनको रिलेट कर दिया। तो जो रनुबाई हैं वो कह रही है उनसे, राजा जी से, कि मुझे वो घुमा दो, मुझे उस झूले पे झुलाओ, मुझे पकवान खिलाओ, है ना। ये सब चीज़ें उससे रिलेट कर दी मैंने, तभी मेरा वो वहाँ से गीत बनता है, धनियर सुनो हमारी बात, मेरो मखा घुमाई दीजो। तो एक वो सोच लेके आया और फिर ये गीत वहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने इसलिए भी सोचा क्योंकि एक मेला आता है हमारे दिसंबर के महीने में आता है जी। और एक गणगौर आती है अप्रैल के महीने में। तो जब मेला आएगा तब लोग बाग डालेंगे कमिंग सून में कि सनावद मेला कमिंग सून, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाए। जब गणगौर आएगी तब भी लोग डालेंगे यही सॉन्ग। तो साल में 2 बार ये गीत जा रहा है। बिल्कुल। अभी इंस्टाग्राम पर रील्स के जरिए मेरे इस गीत ने तकरीबन 1 करोड़ लोगों से ऊपर, बिल्कुल हमने देखा है, यूट्यूब पे भी आपका सॉन्ग डाला है और उस पे काफी अच्छे व्यूज आए हैं। फर्स्ट डे 20 के वो चल गया था वो, एक दिन में 20,000 व्यू। मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि इतना कैसे हो सकता है ये गीत। फिर वो धीरे धीरे करता गया, अभी 3-3.5-4 लाख के पार जा चुका है। इंस्टा पे तो रील्स के जरिए तो बहुत ही मेरा ये गीत इंस्टाग्राम, क्योंकि वो इनफॉर्मल था तो वो यूट्यूब के थोड़ा सा वो मोनो ऑडियो हो गया था, तो उसके कारण। बाकी बार लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मिला है, मुझे निमाड़ का इतना सपोर्ट मिला है मेरे लोगों का। मैं तो बस वो यही आपके इस चैनल से धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको कि आपने जो मेरे ऊपर इतनी मोहब्बत या इतना सपोर्ट किया है। मैं आपका, क्योंकि देखो हर जगह दोस्त भी होना जरूरी है जीवन में, और अच्छे दोस्त होना बहुत मुश्किल है आज के समय में। मुश्किल है, जाहिर है। तो दोस्तों ने इतना सपोर्ट किया, पता है मैं तो मुझे तो शर्म आती थी किसी के जरिए।
मेरे दोस्त पता है हमारे उधर के कॉलेज में जाके वहाँ के लड़कों से फ़ोन ज़बरदस्ती छीनना, भैया आपका फ़ोन चाहिए, वो जाके फटाक से यूट्यूब पे पारस बिरला सर्च करना, उसको लाइक करना, उसको यूट्यूब पे शेयर करवाना। मेरे को शर्म आती है पर उनको बिल्कुल नहीं शर्म आई। और ऐसे ही दोस्त होते जिनकी वजह से हम कामयाब बनते हैं। गाँव ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे निमाड़, मैं तो पूरा निमाड़ को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, मेरे सुख में दुख में जहाँ भी मुझे जरूरत हो बस बोल देते थे कि बस आ जाओ। तब बहुत अच्छा आपका वो सॉन्ग काफी फेमस भी हुआ है। जी, वो निमाड़ के जितने भी चैनल्स है सब पे आज चलता होगा। वो मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता होगा। आपने जो बताया था ना कि सपोर्टिव सिस्टम भी आपका कौन रहा, तो अभी मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले 2 साल से डॉक्टर अर्पण भैया ने मेरा इतना सपोर्ट किया है। वो अभी हिंदी के अच्छे हैं और ये भी हैं, पत्रकार भी हैं, मातृभाषा उन्नयन संस्थान के अध्यक्ष हैं, जानते होंगे आप, प्रेस क्लब में। तो उनका बहुत सपोर्ट मिला है मुझे, सही के तरीके से रखते हैं आज भी। तो अगर मैं जैसे टीवीज पर भी गया, नेशनल टीवीज पर भी गया, तो भैया का बहुत ही सपोर्ट रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो अपार्ट फ्रॉम दिस पारस, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि जो भी कवि कभी भी कविता लिखते हैं तो उनके माइंड में कोई ना कोई उनकी इमेजिनरी गर्ल होती है, खूबसूरत सी लड़की होती है जिन्हें इमेजिन करके वो अपनी कविताएं में उतारते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो आपके भी माइंड में से कोई इमेजिनरी गर्ल है, या कभी आपने कहीं किसी इवेंट में किसी बहुत खूबसूरत लड़की को देखा है एकदम ट्रेडिशनल आउटफिट में और आपने फिर आकर उसको इमेजिन करके कुछ लिख दिया, ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, देखो ऐसा होता तो है, मतलब अगर आप लिखना चाहते हो तो इमेजिन तो करना पड़ता है, कल्पनाओं के सहारे ही कवि जीता है जी। तो होता है ऐसा, मतलब क्या ही बताऊँ अब आपको। जैसे अगर पिछला अपने साथ कुछ हो भी गया हो तो उसे ही अपन एक थोड़ा सा वो एक नज़र रख के ही लिखते हैं, तो होता है ऐसा। मतलब कहीं कहीं मैंने देखा भी, अच्छा लगा हो कुछ कोई, तो एक माइंड में कैप्चर कर लेते हैं कि यार नहीं, इसकी बिंदिया बहुत अच्छी लग रही है और इसकी काजल बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट के अंत पे हम पहुंच चुके हैं और सबसे आखिरी और अहम सवाल, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ और आप भी आर्टिस्ट हैं और पॉडकास्ट मेन मोटिव यही है कि आर्टिस्ट से ही चर्चा करी जाए ताकि दूसरे जो आर्टिस्ट हैं उनको कुछ ना कुछ इससे रिगार्डिंग पता चल सके, मैसेज मिल सके। तो अगर आपको सभी आर्टिस्ट को कुछ कहना है जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है या जिनकी अभी स्ट्रगल लाइफ में चल रहा है, तो अगर आपको उन्हें कुछ कहना हो, कुछ मैसेज देना हो, तो आप क्या देंगे? देखो, मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप जिस फील्ड में भी हैं, सिंगिंग में हैं, पोएट्री में हैं, राइटिंग में हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, बस उसे अच्छी मेहनत लगन से करें और उस चीज़ में मज़ा ढूंढें। ऐसा नहीं कि लोड लेके कुछ काम कर रहे हैं कि यार आगे क्या होगा, मैं अगर इस चीज़ में आ भी रहा हूँ तो क्या होगा मेरे से। नहीं, आपको है ना उस चीज़ को एक मज़े के साथ करना है। मैं भी इस फील्ड में आया था तो मेरे ऊपर भी बहुत सारा लोड था कि चलो कूद तो गए और आगे क्या होगा, पेरेंट्स को कैसा क्या होगा। तो आप मेहनत से ही सब कुछ कर सकते हैं और जितना भी हो सके अच्छे से करें, बढ़िया मज़े से करें, तो ही आप कुछ अच्छा आगे कर सकते हैं। क्या बात है। और इस मैसेज को सभी ध्यान में रखें। और आप जिस जगह पर भी हो, मतलब मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस जगह से ही हो उस जगह को कभी ना छोड़ें, अपने लोगों को कभी ना छोड़ें जिन्होंने आपका हर कदम पर साथ दिया है, उनको कभी भी ना भुलाएं। क्योंकि मुझे भी अगर लोगों ने सपोर्ट किया है तो ही मैं इस जगह पर हूँ, वरना आज मैं रिया जी के साथ नहीं बैठा रहता। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ बैठी हूँ पारस। मुझे आपने अपना कीमती टाइम दिया, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया उसके पहले आप काफ़ी चीज़ें हासिल कर चुके थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके साथ यहाँ पर बैठी हूँ। और मैं चाहूँगी पॉडकास्ट, मेरा ये वाला पॉडकास्ट खत्म हो, ये वाला एपिसोड खत्म हो, उसके पहले कुछ पंक्तियाँ आप पेश कर दे तो 4 चांद लग जाएंगे इस इंटरव्यू में। अच्छा, सुनना चाहेंगे आप? देखो, हम तो इंदौर में बैठे हैं। बिल्कुल, इंदौर में बैठे हैं तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना अपन इंदौर, आपने एक सवाल पूछा था कि आपकी मतलब फ्यूचर गर्ल कैसी होनी चाहिए, तो ये जवाब आपको इसमें मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि हिल्लोरे भरता सावनों में मोर जैसा चाहिए, जो जुड़े रहे आपस में ऐसी डोर जैसा चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ हो और मोहब्बत से भरा हुआ दिल मुझको तुम्हारा इंदौर जैसा चाहिए। अरे क्या बात है, क्या बात है पारस जी, बहुत प्यारी शायरी है।
और इस प्यारी शायरी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच पारस हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आपने इस हमारे पॉडकास्ट को अच्छे से सुना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।